बच्चे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कोई तुम्हारे लिए एक नया शब्द नहीं है, ग्रेविटेशन सेम चैप्टर है जो हमारा 9th क्लास में हमने पढ़ा था। 9th क्लास से अगर हम शुरू करें तो ग्रेविटेशन के बारे में शुरू करते ही सबसे पहले टर्म आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा सकता है क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी अपने आप में एक टर्म आ गई है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या है? दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो चीजें, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, तो ए अगर बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी भी साइमल्टेनियसली ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और ये जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां पर कोई मैग्नेट्स के नॉर्थ साउथ पोल्स नहीं, यहां पर कोई चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहां पर कोई डाइपोल नहीं है। यहां पर सिर्फ क्या है? ड्यू टू दी मासेस, जितना ज्यादा हैवी मास होता जाएगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करती जाएगी, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करती जाएगी। क्लियर है? अब ये तुम्हें लॉ ऑलरेडी पता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो सबको पता है कि बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इफ द टू मासेस, लेट अस अज्यूम मास m1 एंड m2 एंड दीज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है? फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पे हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। तुमने कैपिटल G की वैल्यू भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, पता है सबको, 6.67 वाली जो वैल्यू होती थी हमारे पास। यहां तक किसी को दिक्कत? ये लॉ डिस्कवर किसने किया था पता है? ये ग्रेविटी कहां से आई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर करी थी? न्यूटन ने, ये तो पता है। अब हम न्यूटन ने ये बताया कि यहां पर कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस हैं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। और इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है? अगर हम ये बात करें, हम न्यूटन को बहुत ज्यादा ना, मतलब ये ट्रेंड में है फालतू की बात है कि किसी भी साइंटिस्ट को किसी भी तरीके से तुम मजाक उड़ालो या कोई भी कुछ कह दे कि हमेशा से चीजें ऊपर से नीचे गिर ही रही थी, उसे सेब गिरता देख के ही सपना क्यों आया? तो दिस इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट कि जब हम न्यूटन के साथ ये बात रिलेट करते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए देखकर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसने ये बात नहीं कही। पहली बात तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली क्या है? देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सेम टाइम पे गिरता हुआ सेब अर्थ को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर यहां पर एक छोटा ऑब्जेक्ट और एक बहुत भारी और बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स बराबर है। F12 will be equals to F21. Force on 1 by 2 must be equals to force on 2 by 1. वो अलग बात है, जिसका मास ज्यादा बड़ा है उसका इनर्शिया फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है। कौन सा ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आएगा वो उनके इनर्शिया फैक्टर साइज और मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसी करके लाइटर मास ज्यादा नजदीक आएगा। समझ में आ रही है ये बात? इसको उन्होंने बताया था। एक नॉर्मल बंदा ये नहीं सोचेगा कभी कि अगर सेब गिर रहा है तो अर्थ सेब पे गिर रही है। दूसरा, उन्होंने उसी को मैथमेटिकली हमें एक प्रॉपर वैल्यूज की फॉर्म में दिया था। ये क्लियर है? फिर इसके बाद है अब अपने पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता चल गया। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कैप्लर्स लॉ के उसमें फॉर्म में हमने पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंगली पहला क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दो थ्योरीज हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मेन अपने पास जो है वो कैप्लर्स लॉ से हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेटरी मोशन को। कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो लॉ है उसने क्या कहा था? दैट ईच प्लैनेट revolve around the sun in elliptic orbital and the sun is situated at one of the foci of the ellipse. ellipse सबको पता है, ellipse क्या होता है? वो अंडाकार।
और उसके अंदर दो फोकस होते हैं। मैथ्स के अंदर तो हमने पूरा वो बना के देखा था और हमने एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं, लोकस ऑफ। हमारे पास जो हमने देखा था कि वहां पे एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी कि दो फोकस से किसी एक पॉइंट के डिस्टेंस लेंगे तो d1p प्लस d2p हमेशा कांस्टेंट होता है। दो फोकाई से अगर एक कोई डिस्टेंस है जो मूवेबल है, उन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस निकलता है उन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम लोकस कह रहे थे और उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा एलिप्स बन रहा था। अब इसी को यूज करके, इस एलिप्टिकल शेप को यूज करके बोला गया कि जितने भी जो प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम उसी इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, और वो जो दो पॉइंट है उनमें से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड है। सॉर्टेड है, ये वाली बात समझ में आ गई है। अब इसके अंदर हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरीके से ये एलिप्स है, तो इसमें जो मैथ्स का स्टूडेंट है उसने कोनिक सेक्शन में एक पढ़ा हुआ है, जो नॉन मेड वाला नहीं है, मेडिकल वाला बच्चा है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है, ये होता है बच्चा मेजर एक्सिस, जो अगर एलिप्टिक लेटा हुआ एलिप्स है तो लंबे वाला जो एक्सिस है वो हो गया हमारा मेजर एक्सिस, और जो छोटे वाला होएगा वो होएगा माइनर एक्सिस। क्लियर है? आधे को लेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का नाम मैंने क्या रख लिया, आर ए, और सेमी मेजर एक्सिस को मैं, मतलब आर ए और आरपी का लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? आर ए और आरपी पे ध्यान मत देना, अभी बताता हूं, पर सेमी मेजर और सेमी माइनर समझ में आ गया। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं मेजर और माइनर को हटा के यहां पर मैं रेडियस लेना चाहता हूं, एक्सिस नहीं। रेडियस क्या होता है, अब अगर सर्कल होता तो रेडियस हर तरफ बराबर होता। अब हमारे पास सन अगर यहां सिचुएटेड है तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कम है और यहां से ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए, तो उसका जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या रख लिया हमने, आर ए। और जो क्लोजेस्ट पॉइंट है सन के, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट नियरेस्ट टू द सन, इसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियन पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमने मान लिया आरपी, और जो सबसे दूर होता है उसको क्या कहते हैं, एपहेलियन पॉइंट या फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, जो सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट होगा। क्लियर है ये? तो आर ए और आरपी लॉजिक समझ में आ गया क्या है। आर ए जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है किसी प्लैनेट का सन से, आरपी जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है किसी प्लैनेट का सन से। क्लियर है ये? अब इन डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास क्या आता है बच्चा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कुछ और नहीं होता, ये सिर्फ दो लेंथ्स का रेशियो होता है, और वो रेशियो रहेगा एसओ बाय ए। एसओ क्या है, हमारा जो फोकस है वहां से जो सेंटर वाला पॉइंट है, दिस डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है फोकस से सेंटर का डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या रहेगा, जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रहेगा। ये क्लियर है? ठीक बात है, इसेंट्रिसिटी ठीक है हमारे पास। तो आर ए बाय आरपी का जो रिलेशन होता है, आर ए बाय आरपी, वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, विच इज इक्वल टू एसओ बाय ए, या एसओ को हम क्या लिख सकते हैं, सी। क्लियर है? इस पॉइंट में ये इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर एसओ क्लियर है ना बच्चे सबको, ये वाला जो डिस्टेंस है, क्लियर है? इसको हम क्या लिख लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस जो है वो सी है, तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, सी बाय ए। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास जो एक ये रिलेशन आता है आर ए बाय आर पी, ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। ये सीधा सीधा रिलेशन है। आर ए किसके इक्वल आ गया, ए टाइम्स 1 प्लस ई। ए क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, या सीधा सीधा हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी के लिए हमने कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियोज को डायरेक्ट इक्वेट कर सकता हूं। मैंने यहां ए से मल्टीप्लाई किया, ए टाइम्स 1 माइनस ई, ए की वैल्यू निकलेगी आरपी प्लस आर ए बाय 2। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, अल्टीमेटली वैसे भी मीन डिफरेंस निकला कि नहीं, छोटे डिस्टेंस और बड़े डिस्टेंस को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है वो निकल के आ जाता है। ये डेरिवेशन नहीं है पेपर में, तो इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि सेमी मेजर या माइनर रिलेट कैसे करते हैं सबसे दूर वाले पॉइंट से और सबसे क्लोज वाले पॉइंट से। तो जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या होगा, फोकस से सबसे छोटा डिस्टेंस, फोकस से सबसे बड़ा डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू निकली, दैट विल गिव अस द सेमी मेजर एक्सिस। सॉर्टेड है यहां तक? फिर उसके बाद हमारे पास आता है इफ आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखो यहां पे ना एक चीज आती है बच्चे हमारे पास ही कैपलर लॉ के अंदर, अगर मान लेते हैं आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ओमेगा आएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कितना होगा,
आर अगर हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं कि किसी टाइम पे आर एक डिस्टेंस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा पता है सबको, रोटेशनल मोशन हम कर चुके हैं, सबको पता है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन और एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक एंगल पे घूमेगा किसी सर्टेन टाइम में, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जितनी देर में ये एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जब ये हाथ यहां से ऊपर तक ऐसे घूम के जा रहा है तो एक सर्टेन एरिया स्वेप्ट कर रहा है, तो दैट एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। ये किसके इक्वल हुआ? हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। ये आया कहां से है? अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना चाहूं तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता था, पर यहां पर रोटेशनल मोशन है। हम इसमें करते क्या है, देखो जरा, अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, मान लो सर्कल है फिलहाल, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से जस्ट यहां गया है, मान लो बहुत क्लोज गया है, तो ये ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? होना तो कर्व चाहिए था, बट वो सिंस एंगल बहुत छोटा है, रेडियस बहुत बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला इस एरिया के लिए हाफ इंटू बेस, अगर मान लो रेडियस है, इंटू दिस एल होना चाहिए कि नहीं? एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। अब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो एल को मैं आर थीटा लिख सकता हूं, कोई परेशानी? तो मैं यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू डाल दो, तो एरिया की वैल्यू आती है हाफ आर इंटू आर थीटा विच इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। पर मुझे क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम करना है तो मुझे टी से डिवाइड करना है, तो चेंज इन एंगल अपॉन टाइम आ गया कि नहीं? और चेंज इन एंगल अपॉन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ ओमेगा आर स्क्वायर या हाफ आर स्क्वायर ओमेगा जो हमारे पास वैल्यू है वो यहां से आती है। क्लियर बात है ये? किसी को इसमें परेशानी? ठीक है। फिर हमारे पास आता है, देखो अब इसमें मैंने क्या किया, m से डिवाइड किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इसी वैल्यू को m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? मैंने उसे एम आर स्क्वायर और ओमेगा में ब्रेक कर दिया। एम आर स्क्वायर क्यों? याद करो, रोटेशनल मोशन के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने क्या बताया था? जिस तरीके से जो काम मास लीनियर मोशन में करता है, सेम वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। सिंस प्लैनेटरी मोशन एक रोटेशनल मोशन का केस है, तो वहां मुझे एक मास का एनालॉजी चाहिए। जैसे मैंने थीटा और ओमेगा में बात करी, तो मैंने मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करके जो एम आर स्क्वायर की वैल्यू थी, इसको मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में पुट कर सकता हूं, और जो ओमेगा था वो एज इट इज रह गया। तो 1/2 आई ओमेगा बन गया कि नहीं? 1/2 आई ओमेगा समझ में आया? अब 1/2 आई ओमेगा अगर मेरे पास बन गया, तो एक बात बताओ बेटा, आई ओमेगा तो एल होता है ना? आई ओमेगा क्या होता है? एल। याद है मेरे पास? याद करो जरा एक बार, हमारे पास क्या होता था? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास का एनालॉगी आई और वी का एनालॉगी ओमेगा। तो आई ओमेगा हुआ कि नहीं? तो मेरे पास जो एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला आ गया है पर यूनिट टाइम, वो किसके इक्वल आ गया है? L/2m। समझ में आई ये बात? तो एरियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ रही है? L/2m। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेन कहानी आती है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज क्या और हम यूज क्या करने वाले हैं। इसी का यूज हमारे पास होता है इस चीज को समझने में भी, एरियल वेलोसिटी के हिसाब से सेकंड लॉ को समझने में, और ओवरऑल भी एक कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी रोटेशनल मोशन में होता है, कोई प्लैनेट अराउंड द सन अगर घूमता है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। बच्चे हमने यहां पे जो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है L/2m, वो समझ में आ गया सबको? यहां से हमने निकाला क्या है? ये एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम L और M पे डिपेंड कर रहा है। L अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में जो भी चीज गोल घूम रही है, जो भी चीज गोल घूम रही है, उसमें एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। उसमें क्या रहता है? एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड है, तो इसका मतलब मास तो चेंज होता ही नहीं है। मास अपने को पता है, मास कांस्टेंट है।
किसी बच्चे को इसमें तो दिक्कत नहीं है, मास सबको पता है कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो एरिया स्वेप्ट हमेशा सेम रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देखना इसे, इसको एक बार ध्यान से देखना। मेरी उंगली पे मैं बस एक झटका देके छोड़ दूंगा घूमने के लिए, वो लास्ट में तेज हुआ कि नहीं? वो तेज क्यों हुआ? जब मैंने इसे दूर भेजा, देखो जरा, मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, नोटिस करना, जब वो रेडियस ज्यादा है तो स्लो था, जैसे ही रेडियस कम हुआ वो तेज हुआ। ये देखो वो स्लो होता जा रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कब रह सकता है? अगर आर घटेगा तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। यही होता है ना हमारे पास, सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? आई ओमेगा। आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ आर एंड ओमेगा शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आर छोटा हो जाएगा तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। ओमेगा के बढ़ने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इसी के बेसिस पे हमारा सेकंड लॉ है। कैपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जैसे यहां पर अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझना, ये अपने पास पूरा वो ऑर्बिट है, यहां पे सन सिचुएटेड है, मान लेते हैं हमारे पास अर्थ यहां पे है फिलहाल, अर्थ कोई भी प्लैनेट, मैं अर्थ बोल रहा हूं उसे, वो अर्थ अगर यहां पे है, मान लेते हैं उसे 30 डेज के अंदर वो यहां से यहां जाती है, 30 डेज में खत्म। एरिया कितना स्वीप किया यहां से यहां जाते हुए? एस P1 P2, दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन 30 डेज। अब मैं यहां पे पहुंच गया हूं P3 पे, मान लो। अब फिर से 30 दिन के अंदर वो P4 तक एरिया स्वेप्ट किया। पहली बात तो ये देखो, ये डिस्टेंस कम है और ये आर्क की लेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो अगर 30 डेज में यहां से यहां गई है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब वो तेज जा रही है क्योंकि रेडियस छोटा हो गया। रेडियस छोटा हुआ तो वहां पर जो प्लैनेट है उसका मूवमेंट तेज हो गया, जिसकी वजह से एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। समझ में आ रही है बात? तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। समझ में आ गई है? हाँ जी, ये पता चला है, ये सेम वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से बात बन गई है अपने पास। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास? डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। According to Kepler's second law, the line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. That is, aerial velocity of the planet around the sun is constant. Sorted है ये वाली बात समझ में आ गई है बच्चा? Kepler's second law is based on the law of conservation of angular momentum. Clear है ये? ठीक है। Angular momentum क्या है? Angular momentum का फॉर्मूला मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, m ओमेगा था। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? v क्रॉस r लिख सकता हूं। वहां से जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो उनको मैंने इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया और निष्कर्ष क्या निकला? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लीनियर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या जो मैंने एंगुलर के साथ बताया, अगर रेडियस घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एरिया स्वेप्ट कांस्टेंट रहेगा। डन है? ये तीनों लॉ समझ में आ गए। इसके बाद अब दोनों लॉ समझ में आ गए। कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा? The square of the time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of elliptical orbit. सीधा सीधा t square is directly proportional to r cube. t क्या है? Time period of the orbit. r क्या है हमारे पास? Semi-major axis. Clear है? ठीक बात है ना बच्चा ये? फिर है अब कैपलर्स थर्ड लॉ को हम डिराइव कैसे करें? एक बात देखो, अपने पास पहली बात तो एक चीज समझना, अगर मेरे पास कभी भी कोई चीज गोल घूम रही है, अगर ये हमने रोटेशनल मोशन में बहुत बार पढ़ा, अगर ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ये गोल क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि मैं इसको हर बार टुवर्ड्स द सेंटर अपनी उंगली से पुश कर रहा हूं कि नहीं? तो मेरे हाथ से लगने वाली फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां स्ट्रिंग नहीं है और फिर भी ये चीज अगर आसपास घूम रही है, तो कोई फोर्स तो होनी चाहिए जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर इसे खींच रही है। तो अर्थ के केस में, प्लैनेट्स के केस में, सन के केस में वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स, है ना? सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज द कॉज बिहाइंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है gmm by r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू m
आर ओमेगा स्क्वायर। मैं इक्वेट कर सकता हूं, ये लॉजिक समझ में आया सबको, है ना? तो दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया यहां पे, तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एक पूरे चक्कर के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 360 डिग्री। रेडियंस में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियंस। डन है? और अपॉन टी का होल स्क्वायर किया। डन है बच्चा? सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया। आर ठीक है, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एज इट इज रह गया। तो टी स्क्वायर की वैल्यू रीअरेंज किया, आर क्यूब टाइम्स 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम लिख सकते हैं। 4 कांस्टेंट, ये समझ में आया ना? टी स्क्वायर को उधर भेजा, आर स्क्वायर को इधर भेजा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बना। जो कांस्टेंट था वो एज इट इज रह गया। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आ गया कि नहीं? समझ में आया? यहां से हमने कैपलस थर्ड लॉ को डिड्यूस कर लिया। डन है? फिर अपने पास आता है डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलस लॉ। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने को पता है क्या था? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। जो फोर्स थी हमारे पास, इट इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पता है ये? एम मास ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कैपिटल एम मास ऑफ सन, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम पीरियड। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, ये अपने को पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। The centripetal force acting on the planet F is for the circular motion is given by R, mr omega square, and mr omega की वैल्यू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई है? सेंट्रिपिटल फोर्स की। अब ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, कैपलस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब होता है कि नहीं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब है। फोर्स का फॉर्मूला है 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी स्क्वायर। डन है? अब मैं यहां टी स्क्वायर अगर आर क्यूब है, तो मैं टी स्क्वायर को के आर क्यूब लिख लूं। के कोई कांस्टेंट होगा, है ना? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया, तो यहां जो टी स्क्वायर उसकी जगह अगर के आर क्यूब डाल दूंगा, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब और आर हमारा कैंसिल आउट होके 4 पाई स्क्वायर एम बाय के आर स्क्वायर बना के नहीं, और यहां पर 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू एम बाय आर स्क्वायर बन गया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। समझ में आई ये बात? क्लियर है बच्चा? फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें पता है, एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज म्यूचुअल। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये वन साइडेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ की तरफ सन, मतलब सन की तरफ कोई प्लैनेट खींच रहा है, हमेशा सन भी प्लैनेट की तरफ आता है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक मैंने बहुत पहले इसके बारे में लिखा भी है, बताया भी है, एक मतलब छोटी सी वीडियो दिख जाएगी तुम्हें यूट्यूब पे ही, कि व्हाई डोंट अर्थ फॉल ऑन अस। हमेशा हम ही अर्थ पे क्यों गिर रहे हैं? अगर मैं ऊपर से नीचे कूदता हूं, मैं इस टेबल पे खड़ा होता हूं और नीचे कूद जाता हूं, तो मैं नीचे कूद रहा हूं, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि फोर्स तो म्यूचुअल थी। तो उसका रीजन मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यहां पर मास का डिफरेंस आ गया, इनर्शिया फैक्टर का डिफरेंस आ गया। फोर्स तो बराबर है, जैसे एक छोटा मैग्नेट और एक बड़ा मैग्नेट रखेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, इसके नॉर्थ और इसके साउथ पोल में, लेकिन हमेशा छोटा ही बड़े की तरफ क्यों खींच रहा है? क्योंकि बड़े वाले का इनर्शिया फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, लेकिन फोर्स दोनों एक दूसरे पर बराबर मात्रा में ही लगा रहे हैं। क्लियर है ये? फिर आता है हमारे पास, देखो बच्चा, अब यहां से अपना चैप्टर ग्रेविटेशन किस तरीके से क्या कह रहा है। इट इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अभी डिस्कस किया है, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना? ये हमने बात कर ली थी। अब इसके अंदर अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहता हूं, वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैसे करूं? हमने अभी यहां पे एक फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, लिखा हुआ है यहां पे। तो अगर मुझे कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो बेस्ट वे क्या रहती है बच्चा? F इज इक्वल टू G, अगर मैं m1 को 1, m2 को 1 और R को भी 1 पुट कर दूं तो F और G इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। हुआ कि नहीं? It is the force of attraction between the two masses having unit value and separated by unit distance. हुआ कि नहीं? ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई है।
और जिसकी अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एम की और आर की, तो उस वक्त जो जी की वैल्यू निकल के आती है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाता है, वैल्यू निकलती है। क्लियर है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद भी रखनी है। The universal gravitational constant is equal to the force of attraction act between the two bodies each of unit mass whose centers are placed unit distance apart. Sorted है बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना? रीअरेंज करेंगे, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। F का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, m1 m2 kg तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डायमेंशन निकालेंगे तो m इनवर्स l क्यूब t-2 निकल जाएगी। किसी बच्चे को डायमेंशन निकालने में तो परेशानी नहीं है। डन। इसके बेसिस पे ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा। अब आता है बच्चे अपने पास वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो वेक्टर्स फॉर्म में कुछ अलग नहीं होता है। वेक्टर्स फॉर्म में सिर्फ हम क्या करते हैं, यहां पर जहां हमने डायरेक्ट आर लिख दिया था, जहां डायरेक्ट फोर्स लिख दी थी, अब हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें उनकी पहले पोजीशन वेक्टर्स बतानी पड़ेंगी। अब पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर फॉर्म के लिए हमें ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर अगर ध्यान दोगे तो हमने क्या माना है? ए पॉइंट पर एक मास ऑब्जेक्ट है m1, बी पॉइंट पर मास ऑब्जेक्ट है m2। m1 इज एट द पोजीशन वेक्टर ऑफ r1, m2 इज सिचुएटेड एट द पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। बिल्कुल ठीक है, r1 और r2 क्लियर है। अब इनके बीच में जो पोजीशन है वो क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू r12। r12 का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इसके लिए पोजीशन कैसे लिखेंगे? r21, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इनका लॉजिक समझ में आया? 1 2 की जो अपनी डायरेक्शन होगी और 2 1 की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ये बच्चा और मैं अगर यहां खड़ा हूं तो मेरे अकॉर्डिंगली वो बच्चा उधर है और उसके अकॉर्डिंगली मैं इधर हूं, तो हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम था। ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर मैंने क्या किया, सिमिलरली अगर मैं फोर्सेस को बताऊं, पहली बात तो ये r12 और r21 समझ में आ गया। अब एक बात समझना यहां पे, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पर ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्टूडेंट, मान लो। अब वो फोर्स किस तरीके से? मेरे पे फोर्स लग रही है उधर को, मेरे पे फोर्स लग रही है उधर को। मैं बताऊंगा कैसे। ये जो मेरे पे फोर्स लग रही है F12, उसकी पोजीशन कहां है? इधर को। मतलब समझ लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? मेरी पोजीशन उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली किधर है? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और जो फोर्स लग रही है ऑन 1 है ना, ऑन 1/2, ये ऑपोजिट रहेंगे। ये कैसे रहेंगे देखो जरा। जो हमारे पास, ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर फोर्स लग रही है हमारे पास, देखो लेट अस कंसीडर, पहली बात तो F12 और F21 समझ में आता है, फोर्स ऑन 1/2 और F21 का मतलब फोर्स ऑन 2/1। लेट अस कंसीडर द 2 पॉइंट मास m1 m2 प्लेस एट a and b and at the r distance apart। r12 क्या आ गया बेटा? पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर फ्रॉम a to b। r21 आ गया यूनिट वेक्टर फ्रॉम b to a। F12 gravitational force exerted on A by B, F21 gravitational force exerted on B by A। F12 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ gm1 m2 by r square r21। ये क्यों हुआ? ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ये फोर्स है on 1/2, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर r21। समझ में आ रही है बात? 1 पे जो फोर्स लग रही है 2 के द्वारा, उसकी पोजीशन कहां है? r21 के ऑपोजिट साइड में, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आ रही है बात? तो नेगेटिव साइन उस डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट F12 इज ऑपोजिट टू r21। क्लियर है? ठीक है। इन मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है वो सेम रहेंगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव थे। तो F12 क्या निकलेगा? माइनस ऑफ gm1 m2 by r21 का स्क्वायर टाइम्स r21 का कैप। ये हमने क्या किया, जो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड था r21 का स्क्वायर और r21 सिंपल है, वो डायरेक्शन के लिए आ गया। तो gm1 m2 by r स्क्वायर r21, F21 gm1 m2 by r स्क्वायर r12। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, r12 और r21 इन मैग्नीट्यूड तो सारा कुछ सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है। और हमें क्या पता है, अगर डायरेक्शन उल्टी है तो r21 इज इक्वल टू माइनस r21 r12 लिख सकता हूं। यह भी बात वैलिड है ना?
सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से। तो मेरे पास F12 की जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर R21, अगर मैं इस R21 की जगह R12 लिख दूं तो वो माइनस मैनेज हो जाएगा उधर का और वो प्लस बन जाएगा। तो मैंने इसको R12 जैसे ही लिखा तो वो माइनस ऑफ F21 के बराबर आ गया। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। समझ में आया? ठीक है। अब R12 को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1, ये पता है। R2 माइनस R1 से हमारे पास ये पोजीशन आएगी, उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा कि नहीं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा एक तरह से। तो R2 माइनस R1 से हमारे पास क्या निकल गया? R12 की वैल्यू। तो R12 और एक और, ये तुम्हें पता है, अगर हमारे पास एक वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय R, यूनिट वेक्टर की वैल्यू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड होती है कि नहीं? तो मैं यहां पर अगर जो ऊपर कैप था उसकी जगह वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो पूरा R ही था वो, तो नीचे R क्यूब समझ में आया? कहां से आया दक्ष? नहीं? पक्का आ रहा है? ठीक है ना, सबको पता चल रहा है ना कैसे आ रहा है। जो अगर मैं कैप को वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड होके वो स्क्वायर से क्यूब बन गया। R12 को मैं R2 माइनस R1 बाय R लिख लूंगा। तो पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में हमने जब लिखा तो वो R2 माइनस R1 का होल क्यूब डिवाइड में आ गया मैग्नीट्यूड के साथ, और यहां R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सॉर्टेड है। ये जो डेरिवेशन है ये किस फॉर्म में आ गई है हमारे पास? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म। डन है। फिर आता है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत सीधी सी और एक आसान चीज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही है तो नेट फोर्स क्या होगी? एल्जेब्रिक सम। यही रहेगा ना। अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम F0 मान लेते हैं और यहां पर ये हम मान लेते हैं कि इनका साइमल्टेनियसली आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है बाकियों का, इसी के साथ है जो कुछ है, और ये यहां से उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मान लो फिलहाल के लिए कि आपस में उनका कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगेगी? F01 फोर्स ऑन 0 बाय 1, F02 फोर्स ऑन 0 बाय 2, F03 फोर्स ऑन 0 बाय 3, यही होगा ना। और धीरे धीरे F0n, दैट इज द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। The resultant gravitational force F acting on a particle due to number of point mass is equal to the vector sum of forces exerted by individual masses of on the given particle. Sorted है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीधी सी बात होती है भाई, टोटल फोर्सेस का सम कर दो। क्लियर है ये? अब आती है भाई ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द प्लैनेट। यही है। अर्थ के केस में बाय अर्थ हो जाएगा, मार्स के केस में मार्स हो जाएगा, जुपिटर के केस में जुपिटर हो जाएगा। मेन कहानी क्या है यहां पे, अगर कोई भी प्लैनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑन द बॉडी लाइंग और नियर इट्स सरफेस, ग्रेविटी स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। है तो कहानी सेम। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं तो मैं अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट हो रहा हूं, है ना। तुम एक बात समझाओगे मुझे? ज्यादातर बच्चों को वैसे पता होगा बट फिर भी इन जनरल अगर मैं बात करूं, ऐसे टाइम पास की बात है। तुम्हें किसी को पता है हम रहते कहां हैं सरफेस अर्थ पे? हम अर्थ पे रहते कहां? हम कोर में रहते हैं। ढकोली बहुत बढ़िया। सरफेस पे रहते हैं, कोर में रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, बहुत बढ़िया। ये अर्थ है। मान लेते हैं बुर्ज खलीफा, मान लेते हैं, तो वो यहां है तो नहीं है, वो यहां ऐसे है। अर्थ फ्लैट है, बहुत बढ़िया, मुबारक। क्या बोलूं अब मैं, बस शांति। सुनो जरा, फ्लैट अर्थर्स तुम्हें तेरे लिए अलग से मीम लाएंगे, ध्यान दो बच्चा एक बारी। तो एक बात बताओ जरा, अगर यहां है बुर्ज खलीफा ऐसे, मान लो, चलो छोड़ो, एक काम कर दो, बुर्ज खलीफा छोड़ो, हमें इंडिया के बारे में हम बात करते हैं सीधा सा, कुतुब मीनार। हम जब ग्लोब देखते हैं तो मैप यहां कहीं, अर्थ इंडिया यहीं कहीं आता है, आसपास आता है, तो यहां ठीक है। चलो मान लेते हैं ये बिल्डिंग वाला, तो चलो कंसेप्ट भाड़ में गया। अर्थ इंडिया के नीचे वाले हिस्से में क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के नीचे क्या है? पानी। वो तो चलो उधर लगा लो, पानी कहां है? नीचे। जब वेव्स उठ रही हैं तो वेव्स ऊपर नहीं नीचे जा रही हैं। सर वेव्स तो तब उठती हैं जब, कैसे भी उठती हैं, तो वेव्स, धरती गोल है, ये बॉल भी गोल है, मैंने कौन सा कहा ये फ्लैट है? अर्थ की ग्रेविटी सेंटर में। तो ये वाली बात ठीक बोल रहा हूं मैं कि जब वेव्स उठती हैं तो पानी ऊपर नहीं, पानी नीचे जाता है।
क्योंकि समुद्र तो नीचे है इस पॉइंट में यहाँ पे। पर उनके लिए ऊपर रहेगा, किन के लिए? नीचे रहते हैं। नीचे कौन रहता है? हम यहाँ रहते हैं, सी यूनिवर्स है ना, है ना। कहाँ रहते हैं हम फिर? हम इधर रहते हैं। आप नीचे की बात कर रहे हैं। हाँ देखो, अब इसने क्या बोला, अगर यहाँ पर हम रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, ये सीधा है, कहता आप घूम के जाओगे हम उल्टे हो जाएंगे। हम उल्टे हो जाएंगे मतलब ऐसे ही होता है कि अगर मैं एक पोल से दूसरे पोल पे जाता हूं तो मैं उल्टा हो जाता हूं। इसका मतलब हम अगर इक्वेटर पे रहते हैं तो हम ऐसे हैं। हम ऐसे हैं, सीधा ऐसे खड़े हैं, है ना। तुम्हें सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, वो सही है सब कुछ। ये जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी प्लैनेट, अगर हम ये बात करते हैं ना, क्या वो लहरें नीचे जा रही हैं? पहली बात तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है ऊपर और नीचे। ये किसने बता दिया तुम्हें कि जो इंडिया है उसमें जम्मू कश्मीर ऊपर आता है और कन्याकुमारी नीचे आता है? ऊपर नीचे नहीं है, वो तो हमने मान लिया है ना, वरना घुमा दो। रेफरेंस पॉइंट थोड़ी है ना कोई स्पेस में। अब अगर हम स्पेस की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं स्पेस? स्पेस कहां है? ऊपर। किसका ऊपर? इस वाले का ऊपर या इस वाले का ऊपर, है ना। हर किसी का ऊपर, सब जगह का ऊपर। तो पूरी जगह का ऊपर मतलब इसका आउटर कोर सारा ही आसमान है, सारा स्पेस है। तो लहरें स्पेस आसमान ही है, क्योंकि अर्थ के हर तरफ एटमॉस्फेयर है जिसको हम आसमान कह रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर ऐसा है तो जेन्युइनली लहरें जो हैं वो नीचे गिर रही हैं, वो नीचे नहीं है, क्योंकि नीचे और ऊपर कोई रेफरेंस ही नहीं होता है। तो वो जो पानी है वो दूर जा रहा है, पर ग्रेविटेशनल पुल खींच लेता है, दूर जाने ही नहीं देता। अब कोई कहे मैं कूद रहा हूं, हम ऊपर या नीचे नहीं कूद रहे, हम सिर्फ कहां कूद रहे हैं? सरफेस से दूर। हम सिर्फ सेंटर से दूर उस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है, वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो हर बार ये अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, उसे सीधा ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। तो ऊपर नीचे उल्टा सीधा, श्रीलंका नीचे चाइना ऊपर, ये कुछ नहीं है। उल्टा घुमा लो वो तभी भी उतनी सेंस बनाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ना कि हाँ, क्या कुतुब मीनार हॉरिजॉन्टल खड़ा है? हाँ वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हम हैं ही सारे सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ रखा हुआ है, वो हर तरफ एक ही पॉइंट है, एक ही रेफरेंस वैल्यू है। ये ठीक है। अब ये चीज आई कहां से? हम बात कर रहे हैं बच्चे वेट की। ग्रेविटी का मतलब समझ में आ गया, वेट से स्टार्ट करते हैं। वजन समझ में आता है सबको क्या होता है? वेट of the body is defined as the force exerted by earth on the body towards its center. ये क्या है? It is the force exerted by the earth on the object. अगर ये फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन में यहां एक्सेलरेशन आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9th क्लास से तुम्हें पता है ये। अब जब हम वेट नापते हैं तो हम नापते कैसे हैं? हम नापते हैं वेइंग मशीन के थ्रू। वेइंग मशीन हमने नीचे रखी, नीचे क्या है? अर्थ सरफेस। ऊपर खड़े हो गए हम, हमें कौन खींच रही है? अर्थ। तो जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है, वही फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन हमें कौन दे रहा है? कौन दे रहा है हमें? वेइंग मशीन। और उसी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम उसमें रीड करते हैं, जो कि हमारा वेट बताती है। तो वो अर्थ के पुल को नहीं बता रही है, वो उस नॉर्मल रिएक्शन को बता रही है। अब मैं ये बात इतनी घुमा के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने पढ़ा था एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। अगर वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बताती तो चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, अर्थ तो कुछ नहीं चेंज कर रही ना अपना, वो तो उसी जोर से खींच रही है जिस जोर से खींच रही है। तो एपरेंट वेट का फैक्टर कुछ होना ही नहीं चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? तो एपरेंट वेट कब आया है? जब वेइंग मशीन ने फोर्स को ना बताकर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को बताया था, और हमने वहां यही निकाला था कि हर बार जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है, जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ रही है, वो डिफरेंट आती थी, और उसी वजह से वो वेइंग मशीन डिफरेंट रीडिंग देता है। क्लियर है ये बात? ये समझ में आया सबको? तो वेट बेसिकली होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी, बट वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स। देन अब अपने को ये वाला पार्ट पता है बच्चे, W इज इक्वल टू mg, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यूनिट लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
F इज इक्वल टू एम में होता है, F इज इक्वल टू एम जी है। m की वैल्यू अगर मैं 1 डाल देता हूं, g की वैल्यू F बाय एम आएगी, न्यूटन बाय केजी, बिल्कुल ठीक है, न्यूटन पर केजी। Acceleration due to gravity is defined as the force of gravity acting on a unit mass of a body placed on or near the surface of the earth. Sorted है, सिंपल डेफिनेशन है। mlt माइनस टू, m से m कटा, lt माइनस टू, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम इनटू टाइम, lt माइनस टू सेम आती है। तो यहां से हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एक्सेलरेशन वाली वैल्यू के बारे में ही बात कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो रिलेशन था ये हमने ऑलरेडी 9th क्लास में किया हुआ है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू एम जी, दोनों को इक्वेट करेंगे, m से m कैंसिल आउट, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G टाइम्स m अपॉन r। m मास ऑफ अपना अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। सिंस वी नो कि रेडियस अगर कांस्टेंट नहीं है अर्थ का, टेढ़ा मेढ़ा अगर शेप है तो g थोड़ी बहुत वेरी करेगी रेडियस के हिसाब से, लेकिन अगर हम उसको 100% प्योर स्फीयर मान के चले, रेडियस हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, तो g की वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, और सारों की वैल्यू को डाल दें अगर, m की वैल्यू, r की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। क्लियर बात है, ये समझ में आया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को अगर मैं गिराऊंगा तो ज्यादा जल्दी कौन सा गिरेगा? एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अर्थ की तरफ सेम ग्रेविटेशनल पुल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड सिंस g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या मास ऑफ ऑब्जेक्ट का लेना देना ही नहीं है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं 9.8, जिसको अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, तो हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता जाएगा। पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी। चाहे उसका मास जितना भी है, हल्का है, भारी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल और अनलेस दे आर हैविंग सेम शेप। क्योंकि अगर शेप में डिफरेंस आ जाएगा तो बायंट फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको चेंज कर देगी। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस 0 मान के चलें कि वैक्यूम के अंदर गिरा रहे हैं, तो चाहे तुम एक पेपर बॉल को डाल दो या एक फ्लैट पेपर को फेंको, दोनों एक सेम टाइम पे आगे गिरते होते हैं। ये बात समझ में आ गई है? अब थ्रस्ट और बायोंट फोर्स सेम कहानी होती है। बायोंट फोर्स ऐसा नहीं है, किसी भी फ्लूइड के लिए बायोंट फोर्स कहा जाता है। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स, चाहे वो गैस है, एयर है या लिक्विड है। तो बायोंट फोर्स को या थ्रस्ट कहो, दोनों केसेस में सेम है। क्लियर है बच्चे यहां तक? ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली +1 के लेवल का टॉपिक स्टार्ट होगा, ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है।